जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटेरिया जो खाकी सीरीज के नाम से बिहार एसआई का सर के द्वारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए 9 सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग पीछे का प्रैक्टिस सीट नहीं देखें जाके ज़रूर देखिएगा। आपको जो है ना 1 से लेकर 9 तक जो है सारा प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। पूरी क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग को जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 10। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपये का बजट जो है ना पेश किया है, बताइए। कराए क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपये का बजट पेश किया है, बताइए। कुल कितने रुपये का है? तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है, बताइए। कौन सा ऑपरेशन का शुरुआत किया था भारत, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ना भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कर रहा है कि NVS-02 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान या रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, बताइए। NVS-02 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान या रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। GSLV F-15 के द्वारा जो है ना NVS-02 उपग्रह को मतलब जो है ना प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर स्पेस डेक्स मिशन बोलेगा तो किससे प्रक्षेपित किया गया, तो PSLV C-60 से प्रक्षेपित किया गया। अगर प्रोवा 3 मिशन का बोलेगा तो किससे प्रक्षेपित किया गया, तो PSLV C-59 से प्रक्षेपित किया गया। और INSAT 3DS बोलेगा तो किससे प्रक्षेपित किया गया, तो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कर रहा है कि गुरु मायाधार राउत का हाल ही में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे, बताइए। कह रहा है कि गुरु मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जो है ना जुड़े थे, बताइए। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओडिसी से। किससे? ओडिसी से है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि सूची 1 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, बताना है कि कौन सा जो है ना कहाँ है, बताइए। देखिए पहला देखिए सूची 1 है, देखिए यहाँ पे क्या है, सूची 2 है, बताइए। भारत के पहले लेखक गांव बोलेगा तो कौन है, बताइए। भारत के पहले लेखक गांव बोलेगा तो कौन है, बताइए। तो भारत के पहले लेखक गांव बोलेगा तो कौन सा है, बताइए। कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड का जो है ना थानो गाँव बना है। कौन बना है? उत्तराखंड का थानो गाँव बना है। और नेक्स्ट करा है कि भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है कहाँ बना है, बताइए। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम बोलेगा तो कहाँ बना है, तो महाराष्ट्र में बना है। कहाँ बना है? महाराष्ट्र में बना है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ बना है, तो नागपुर जो है ना ये भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट कह रहा है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव। बहुत ही जो चारों क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है। कह रहा है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना है, ये जो है ना मसाली गुजरात है। कौन सा है? मसाली गुजरात है। तो याद रखना कि भारत के पहले अगर लेखक गांव पूछेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में थावे गांव है। अगर भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम बोलेगा तो कहाँ बना है, तो महाराष्ट्र में बना है। और भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क बोलेगा तो कहाँ बना है, नागपुर महाराष्ट्र में बना है। और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव पूछेगा तो कौन सा है, तो मसाली गुजरात में है। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का जो स्थान है क्या है, बताइए। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 13वां है। क्या है? तो 13वां है। नेक्स्ट कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3.2% हो गया है। नेक्स्ट आइए, करा निम्न विकल्पों में से असत कथन की पहचान कर। इसमें बोल रहा है असत कथन जो है ना कौन सा है। इसमें असत कथन को छांटना है कि असत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का जो स्टार्टिंग हुआ था कब हुआ था, 2024 में हुआ था।
बिल्कुल क्या है तो सही है, बिल्कुल क्या है तो सही है, इसमें गलत पूछा है ना। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का शुरुआत कब हुआ, 2024 में हुआ, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का शुरुआत कब हुआ, 2024 में हुआ, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है पीएम सूर्योदय योजना का स्टार्टिंग कब हुआ, 2024 में हुआ, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का स्टार्टिंग कब हुआ, 2019 में हुआ, ये क्या है तो गलत है। याद रखिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो स्टार्टिंग हुआ था कब हुआ था, 2020 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कोविड-19 के समय 2020 में किया गया था, यही क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि इस वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है, बताइए बताइए क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के जो है ना किस जिले से संबंधित है, बताइए। तो 9 का सही उत्तरों का ऑप्शन नंबर 1 समस्तीपुर से है, किससे, समस्तीपुर से है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वैभव सूर्यवंशी जो है ना आईपीएल में किस टीम से खेले थे, राजस्थान रॉयल्स से खेले थे, ठीक है। और वैभव सूर्यवंशी जो है राजस्थान रॉयल्स कितने करोड़ में खरीदा था, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए में जो है ना वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल खरीदा था, ठीक है। और वह जो है ना आईपीएल नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और बिहार से और कौन खिलाड़ी हैं, तो याद रखिए मुकेश कुमार का संबंध कहाँ से, गोपालगंज से है। आकाशदीप का संबंध किससे है, तो रोहतास से है। अनुकूल रॉय का संबंध किससे है, तो किससे, कौन सा जिला से, समस्तीपुर से है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 जो है कहाँ हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ, राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी से, किससे है, कैलाश सत्यार्थी से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बताइए। किस देश को पछाड़कर, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान को पछाड़कर जो है ना भारत क्या है तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा जो है ना शुरू किया गया, बताइए। हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि हाल ही में कौन सी टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने, बताइए। हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने, बताइए कौन बने हैं। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शुभमन गिल बने हैं। कौन बने, शुभमन गिल बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के में जो है ना पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी दिखाई है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी दिखाई है, बताइए कहाँ दिखाए हैं। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी दाहोद में। कहाँ दिखाए, दाहोद में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को गुजरात के दाहोद में लोको मैन्युफैक्चरिंग रेलवे वर्कशॉप का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने इस सुविधा में निर्मित पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को जो है हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए समान धान के एमएसपी को कितना रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए समान धान के एमएसपी को कितना रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 जो है ना 69 रुपये क्विंटल कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 86वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुआलालंपुर में किया गया। कहाँ किया गया, कुआलालंपुर में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष जो है ना घोषित किया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गगनयान वर्ष जो है ना घोषित किया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो प्रमुख है बी नारायण ने 2025 के महत्व पर प्रकाश डाला है, जिसे गगनयान वर्ष जो है ना घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में से असत कथन का चयन कीजिए। इसमें बोल रहा है गलत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए।
इसमें गलत कथन को छांटना है, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि 1980, कह रहा है 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुआ था, बिल्कुल क्या है तो सही है। कह रहा है कि 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुआ था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जनहित याचिका चलाने वाली कौन थे, पीएन भगवती थे, कौन थे, पीएन भगवती थे। और यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि यह याचिका मतलब जनहित जो याचिका है केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, ये क्या है तो गलत है। याद रखना है कि ये जो जनहित याचिका होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो है ना दोनों में क्या होता है दायर की जा सकती है। यहाँ पे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय बोला है कि इसलिए क्या है तो गलत है, दोनों में होता है, सर्वोच्च न्यायालय में भी होता है और उच्च न्यायालय दोनों में होता है, ठीक है। इसलिए इस डी नंबर क्या है तो गलत है, बाकी ए बी और सी क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान, कह रहा है कि भारतीय संविधान किस तिथि को जो है ना अंगीकृत किया गया था, बताइए भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था बताइए। तो 20 का सही उत्तरों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सही नहीं है। देखिए यहाँ भी क्या बोला है कि सही नहीं है, बताइए कह रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन, ये क्या है गलत है। लेकिन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये सही है, व्यक्ति की गरिमा सही है, विधि के समझ समानता ये क्या है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार क्या है तो तीनों सही है। तो ए बी और सी सही है, लेकिन डी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है नहीं है, बताइए। देखिए हर क्वेश्चन जब भी एग्जाम दीजिए ना तो वहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि हाँ नहीं बोला है कि हाँ बोला है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार से क्या है भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा, लेकिन जन्म से मिलेगा, पंजीकरण से मिलेगा, वंशानुगत से मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को जो है ना सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित युग्मों को क्या करना है सम्मिलित करना है, बताइए। निरोध और गिरफ्तार लोगों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है पहला कह रहा है कि निरोध और गिरफ्तार पाए गए लोगों का जो अधिकार है कौन सा अनुच्छेद में, बताइए। तो इसका क्या होगा अनुच्छेद जो है ना 22 में, किसमें अनुच्छेद 22 में, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में, बताइए। तो शिक्षा का अधिकार बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, शिक्षा का अधिकार बोलेगा तो 21 का ए में है। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में, बताइए। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है, तो इसका कौन सा अनुच्छेद में, 19 का बी में। अनुच्छेद कितना, 19 का बी में है। और नेक्स्ट है कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद जो है 19 का जी में है। ये सभी अनुच्छेद ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि निरोध और गिरफ्तारी लोगों के अधिकार बोलेगा कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 22 में है। शिक्षा का अधिकार बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, 21 का ए में है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार पूछेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, 19 का बी में है। और कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार बोलेगा अनुच्छेद कितना में, 19 का जी में है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 3 1 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रीट जारी की जाएगी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने का उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाएगी, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिषेध आदेश जो है ना जारी किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय 11वीं अनुसूची में जो है ना सम्मिलित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जो 11वीं अनुसूची में क्या है तो शामिल है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल संचय का विकास, ये क्या है 11वीं अनुसूची में शामिल है। और पेयजल भी क्या है 11वीं अनुसूची में शामिल है। और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ये भी क्या है 11वीं अनुसूची में शामिल है। और नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की ये भी क्या है 11वीं अनुसूची में शामिल है। और नेक्स्ट एक तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा भी क्या है तो 11वीं अनुसूची में जो है ना शामिल, इन सभी है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना असत है, मतलब गलत है, बताइए। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है ना गलत है। कह रहा है कि बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि 1974 के मार्च माह में
1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खदान के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ा था। ये बिल्कुल क्या है तो सही, ये क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। ये भी क्या है तो सही है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को जो है ना सिर्फ बिहार तक जो है ना सीमित रखेगा। ये क्या है तो गलत है। देखिए इसमें क्या बोला गया था ना कि जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को जो है ना सिर्फ बिहार तक सीमित रखेगा। ये क्या है तो गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो अपने को बिहार से जो है ना मतलब पूरा भारत में क्या था तो फैलाना था, ना कि बिहार तक सीमित रखना था, इसलिए क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। ये भी क्या है तो सही है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है तो गलत है। इसमें सिंपल याद रखिएगा कि जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक जो है ना सीमित नहीं रखेगा। ये क्या होगा तब सही होगा। यहाँ पे बिहार तक सीमित रखने बोल रहा है, इसलिए क्या है गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है बताइए। पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सही नहीं है। कह रहा है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए राज्यपाल के बारे में कह रहा है, तो पहला देखिए ऑप्शन कह रहा है उसे राज्य विधानमंडल, मतलब राज्यपाल के बारे में कह रहा है कि उसे राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। ये बिल्कुल क्या है तो सही है। राज्यपाल को जो है राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का क्या है तो अधिकार है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वह स्वविवेक मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनमें पद वितरण कर सकता है। ये क्या है तो गलत है। तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निर्वात में बोल रहा है कि यात्रा नहीं कर सकता, बताइए कौन निर्वात में जो है यात्रा नहीं करेगा, बताइए क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं करेगा, लेकिन एक्स किरणें करेगा, प्रकाश तरंग करेगा, गामा किरणें करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को जो है ना सुमेलित करना है। बताइए होलोग्राफी का जो आविष्कार है ना किसने किया था, बताइए होलोग्राफी का जो आविष्कार है किसने किया है। तो होलोग्राफी का आविष्कार पूछेगा तो कौन किया है, डेनिस गैबर ने किया। कौन किया, डेनिस गैबर ने किया। और विद्युत अपघटन का नियम पूछेगा तो किसने दिया, तो विद्युत अपघटन का नियम पूछेगा तो किसने दिया, तो फैराडे ने दिया। कौन दिया, फैराडे। और शीतलन नियम पूछेगा तो कौन दिया, तो शीतलन नियम का जो है ना आविष्कार किसने किया, तो शीतलन नियम कौन दिया, तो न्यूटन दिया। कौन दिया, न्यूटन दिया। और दाब का नियम पूछेगा तो कौन दिया, तो दाब का नियम बोलेगा तो पास्कल दिया। कौन दिया, पास्कल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है, बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुक्त ऊर्जा का होता है। किसका होता है, मुक्त ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है, बताइए किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है, बताइए क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान और दिशा दोनों क्या होगा, अपरिवर्तित हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा, बताइए यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ने लगेगा। क्या होगा, तो बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी किसके लिए, बताइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी किसके लिए, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल प्रकाश के लिए। किसके लिए, तो लाल प्रकाश के लिए। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है। किस में होती है, लाल प्रकाश में होती है। और लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी अधिक, जबकि बैंगनी रंग के लिए क्या होता है, तो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होती है, बताइए सीमेंट के जमने के दौरान कौन सी क्रिया होती है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सीमेंट का क्या होता है, जलयोजन होता है। क्या होता है, सीमेंट का जलयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि नियॉन का बोर-बरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, बताइए नियॉन का बोर-बरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 8 है। क्या है, तो 2 और 8 है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बारूद में गंधक की उपस्थिति क्या होती है बताइए। बारूद में गंधक की जो उपस्थिति होती है क्या होती है बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ज्वलन ताप को क्या करता है, घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है सूची 1 देखिए, सूची को मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया, बताइए यहाँ पे गोल्ड स्टीन का जो है ना किसका मतलब आविष्कार किया था बताइए। गोल्ड स्टीन जो है किसका आविष्कार किया था बताइए। तो प्रोटॉन का बोलेगा किसका, प्रोटॉन का कौन किया था, गोल्ड स्टीन किया था। कौन किया था, प्रोटॉन का बोलेगा तो गोल्ड स्टीन किया था। चैडविक किसका किया था बताइए। चैडविक जो था किसका आविष्कार किया था, जो चैडविक किया था न्यूट्रॉन का। किसका किया था, न्यूट्रॉन का। और नेक्स्ट है जे थॉमसन। जे थॉमसन किसका किया था, तो जे थॉमसन किया था इलेक्ट्रॉन का। और नेक्स्ट करा कि जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन किसका दिया था, परमाणु सिद्धांत कौन दिया था, जॉन डाल्टन दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, 2 3 4 1। कौन होगा, 2 3 4 1। और याद रखें ना कि एक परमाणु में 3 अलग अलग कण होते हैं जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। एक परमाणु में 3 अलग अलग कण होते हैं जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। और प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं और धनात्मक आवेश क्या रखते हैं, और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं और उन पर कोई आवेश जो है नहीं होता है, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और क्या होता है, ऋणात्मक आवेश जो है ना रखता है। और याद रखिए गोल्ड स्टीन का आविष्कार, गोल्ड स्टीन किसका आविष्कार किया था, तो प्रोटॉन का किया था। चैडविक बोलेगा तो न्यूट्रॉन का किया था। और इलेक्ट्रॉन का बोलेगा जे थॉमसन किया था। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मरकरी, कह रहा है कि मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है बताइए। मरकरी का जो महत्वपूर्ण अयस्क है कौन सा है बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिनेवार है। क्या है, तो सिनेवार है। तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क बोलेगा तो क्या है, तो सिनेवार है। और सिनेवार का अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या होता है, HGS होता है। क्या होता है, HGS होता है। और मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो मैलेकाइट जो है ना किसका है, तो कॉपर का है। किसका है, तो कॉपर का है। और इसका अगर सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, Cu2CO3OH के होल ट्वाइज हो जाएगा, ठीक है। और गिब्साइट बोलेगा तो क्या है, तो गिब्साइट जो है ना एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क है। और इसका गिब्साइट का सूत्र बोलेगा तो क्या होगा, AlOH के होल 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्रायोलाइट बोलेगा तो किसका अयस्क है, क्रोलाइट जो है ना, क्रायोलाइट जो है सोडियम एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है, सोडियम एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, Na3AiF6 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि पाचन के दौरान पीत की भूमिका किसमें होती है बताइए। पाचन के दौरान पीत की जो भूमिका होती है किसमें होती है बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसा का जो है ना पायसीकरण होता है। क्या होता है, वसा का पायसीकरण होता है। तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। और पित्त जो है ना कृत से क्या होता है, स्रावित होता है। और पित्त का pH मान पूछेगा कितना, 7.5 होता है। इस क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि पौधे में लचीलापन, कह रहा है कि पौधे में लचीलापन एक उत्तक कारण होता है जिसे क्या कहते हैं बताइए। पौधों में लचीलापन एक उत्तक के कारण होता है जिसे क्या कहते हैं बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। बताइए सबसे विषैली मछली बोलेगा तो कौन है बताइए। सबसे विषैली मछली बोलेगा तो कौन है, तो कौन है बताइए। क्या हो जाएगा, अस्टोन मीन हो जाएगा। सबसे विषैली मछली बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अस्टोन मीन हो जाएगा। और सबसे बड़ा विषाणु बोलेगा तो कौन होगा बताइए। सबसे बड़ा विषाणु बोलेगा तो कौन हो जाएगा, तो पॉक्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पॉक्स। और सबसे ऊंचा स्तनपायी बोलेगा तो कौन हो जाएगा, तो सबसे ऊंचा स्तनपायी बोलेगा तो जिराफ हो जाएगा। और सबसे छोटा जंतु बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। कौन होगा, अमीबा। तो सबसे विषैली मछली बोलेगा तो अस्टोन मीन, सबसे बड़ा विषाणु बोलेगा तो पॉक्स, सबसे ऊंचा स्तनपायी बोलेगा तो जिराफ, और सबसे छोटा जंतु बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 2 4 1। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है बताइए, कौन रोकता है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, एबेसिक अम्ल रोकता है। कौन रोकता है, एबेसिक अम्ल रोकता है। नहीं देखिए यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 दिया हुआ। बताइए यहाँ पे मिलान करना है। बताइए सबसे बड़ी हड्डी जो होती है कौन होता है बताइए। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है कौन होती है, तो फीमर होता है। कौन होता है, फीमर होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो क्या होता है, सबको पता है क्या होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत हो जाएगा। और सबसे छोटी पेशी बोलेगा तो क्या होगा बताइए। सबसे छोटी पेशी बोलेगा तो क्या होगा, अस्टेपीडियस हो जाएगा। क्या होगा, अस्टेपीडियस हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अस्टेपिस हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या होगा, तो सी, 4 3 2 1।
तो सबसे बड़ी हड्डी बोलेगा तो फीमर, सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा यकृत, सबसे छोटी पेशी बोलेगा तो अस्टिपेडियस, और सबसे छोटी हड्डी बोलेगा तो अस्टेपिज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। यहाँ पे देखिए मिलान करना है। यहाँ पे देखिए सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, कोशिका अंगक है, और सूची 2 में क्या है, इसका प्रकाय क्या होता है, इसके बारे में बताना है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बताइए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो एटीपी का जो है निर्माण होता है। क्या होता है, एटीपी का निर्माण। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, बताइए क्लोरोप्लास्ट का क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण होगा। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, और नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या होगा, तो राइबोसोम का होगा प्रोटीन संश्लेषण। क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण। और लाइसोसोम का क्या होगा, तो लाइसोसोम का हो जाएगा अंतःकोश के क्या हो जाएगा, तो पाचन। तो एटीपी का निर्माण बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्रकाश संश्लेषण बोलेगा तो क्लोरोप्लास्ट, प्रोटीन संश्लेषण बोलेगा तो राइबोसोम, और अंतःकोश के पाचन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो लाइसोसोम हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 1 2 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। क्वेश्चन करा कि मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए क्या है, उत्तरदायी है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डाइक्लोफिनेक है। क्या है, तो डाइक्लोफिनेक है। तो पशुओं के इलाज के दौरान उन्हें दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनेक भारत में क्या है, गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कार्बन के अपरूपे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। कार्बन के अपरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही नहीं है, मतलब गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। कार्बन के अपरूपों के संबंध में बोल रहा है, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही है। और हीरा जो है ना कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, ये भी क्या है, तो सही है। और फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम पदार्थ होता है, ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए ये क्या है, हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम पदार्थ है, ये क्या है, तो गलत है। हीरा के बारे में याद रखिएगा ना, हीरा के बारे में याद रखिएगा कि अपनी जो है ना त्रियामी विशाल संरचना के कारण हीरा का जो है ना उच्च घनत्व पूछेगा तो कितना होता है, 3.51 ग्राम होता है। और हीरा जो होता है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। और हीरा जो है पृथ्वी पर क्या है, सबसे कठोरतम पदार्थ है, और इसका उपयोग कठोर औजारों को धारादार करने के लिए जो है ना आकर्षक अपघर्षक के रूप में जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त प्रस्थलों में से कौन सा युग जो है ना सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा प्रस्थल जो है मतलब गलत है, बताइए। मतलब कौन सा इसमें जो है ना गलत है। तो देखिए महागढ़ा बोलेगा तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और बुर्ज होम बोलेगा तो कहाँ है, कश्मीर में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। हलूर बोलेगा तो जो है ना आंध्र प्रदेश में, ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, तो गलत है। हलूर बोलेगा तो कहाँ है, हलूर बोलेगा तो कर्नाटक में है। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। और पयमपल्ली बोलेगा तो कहाँ है, तेलंगाना में, भी क्या है, तो गलत है। पयमपल्ली बोलेगा तो कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। तो महागाड़ा में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। बुर्ज होम बोलेगा कश्मीर, बिल्कुल सही है। और हलूर बोलेगा ना कि आंध्र प्रदेश होगा, कहाँ होगा, कर्नाटक होगा। पयमपल्ली बोलेगा तेलंगाना नहीं, कहाँ होगा, तमिलनाडु होगा। तो इसलिए क्या है, तो इसमें गलत पूछा है ना, मतलब कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। मतलब 3 4 क्या है, तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 और 4 क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन पे आगे करा कि दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में निम्न में से किस शासक को जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में निम्न में से किस शासक को जाना जाता है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सातवाहन शासक को जो है ना जाना जाता है। तो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी और अन्य सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जो है ना जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी, बताइए किसकी स्तुति में। आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी किसकी स्तुति में, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, देवताओं की स्तुति में। किसकी स्तुति में, देवताओं की स्तुति में। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। कह रहा है अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा जो है कथन है गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है अशोक की राजाज्ञाओं की अभिलेखों में समझाया गया है। अशोक की राजाज्ञाओं को अभिलेखों में समझाया गया है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और अधिकांश राजाओं खरोष्टी लिपि में, ये क्या है, तो गलत है। और अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी, क्या है, बिल्कुल सही है। और अशोक की कुछ राजाज्ञाओं यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में जो है ना खुदवाई गई थी। ठीक है, ये भी क्या है, तो सही। इसमें गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि अशोक की जो राजाज्ञाएँ जो है खरोष्टी लिपि में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बराही लिपि होगा। क्या होगा, बराही लिपि में था। क्या था, बराही लिपि का उसमें क्या था, प्रचलन था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए।
कह रहा है गुप्तकालीन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है गुप्तकालीन धर्म के बारे में हिंदू लोग शिव, शक्ति और विष्णु के उपासक थे, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, ये क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि देवताओं की मूर्तियों की पूजा के लिए छोटे छोटे देवगृह बनने लगे, ये क्या है तो सही है। और रामायण और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ और कुछ पुराण इस युग में जोड़े अथवा क्या है पुनः लिखे गए थे, ये भी क्या है तो सही है। तो ए, सी और डी सही है, लेकिन बी क्या है तो गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का जो है ना श्रेय दिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का जो है ना श्रेय दिया जाता है, बताइए किसको जाता है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश को जाता है। कौन किसको जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। तो दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश ही पहला सुल्तान था जिसने एकता व्यवस्था का जो है ना प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, बताइए। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, दोनों के लिए। मतलब किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था इसके लिए भी किया जाता था, और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व का संग्रह करता था इसके लिए भी किया जाता था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना मतलब सही है, बाकी 3 क्या है तो गलत है, बताइए इसमें कौन सा जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विक्रमादेव चरित्र का लेखक कौन है, तो बिल्हन, ये कल्हन है, ये क्या है तो गलत है, ये क्या हो जाएगा तो बिल्हन हो जाएगा। विक्रमादेव चरित्र का लेखक बोलेगा तो कौन हो जाएगा, तो बिल्हन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बिल्हन, ठीक है, बिल्हन हो जाएगा, बिल्हन याद रखें, बिल्हन होगा, ठीक है। राजतरंगिणी का लेखक बोलेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये बिल्हन है, क्या है तो गलत है। यहाँ पे देखिए फिर से मिला दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विक्रमादेव चरित्र का लेखक बोलेगा तो कौन है, कल्हन नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बिल्हन हो जाएगा। और राजतरंगिणी का लेखक बोलेगा तो कल्हन हो जाएगा। और गीत गोविंद का लेखक बोलेगा तो जयदेव, बिल्कुल क्या है तो सही है, ठीक है, ये क्या है तो सही है। और कथा सरित सागर का लेखक बोलेगा तो कौन है, तो कथा सरित सागर का लेखक बोलेगा तो यहाँ पे सूरदास नहीं होगा, क्या होगा तो सोमदेव। कौन थे, सोमदेव थे, कौन थे, सोमदेव थे, ठीक है। यहाँ पे लेखक बोलेगा तो सोमदेव होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल सी क्या है, बिल्कुल सही है। तो विक्रमादेव चरित्र का लेखक बोलेगा तो कौन हो जाएगा, बिल्हन। राजतरंगिणी का लेखक बोलेगा तो कल्हन। और कथा सरित सागर का लेखक बोलेगा तो सोमदेव होगा, ना कि सूरदास होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, बताइए। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। कौन किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है। भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, सही कथन बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है भगत सिंह के बारे में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, बिल्कुल क्या है तो सही है। जो भगत सिंह थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। और भगत सिंह ने बीके दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा परिषद में जो है ना बम फेंका था, ये भी क्या है तो सही है। तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का जो है ना आह्वान किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसके शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, बताइए। किसके शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, बताइए क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जहादर शाह के शासनकाल में जो है ना जजिया कर को क्या किया, समाप्त कर दिया गया था। तो जहादर शाह 1712 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसके शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, मगर 1 साल से कुछ अधिक समय बाद ही जहादर शाह को जो है ना गद्दी से हटा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या, अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर समाप्ति की घोषणा की, और किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में जो है ना पुनः लागू कर दिया। कौन लागू किया, औरंगजेब पुनः क्या किया, 1679 में पुनः लागू कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत्य है, मतलब गलत है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, बिल्कुल सही है। और इस आंदोलन को मतलब खिलाफत आंदोलन को चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी भी शामिल थे, ये भी क्या है तो बिल्कुल सही है।
और नेक्स्ट करा कि खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट करा खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुसलमानों के बीच पुनः दूरी बढ़ी थी, ये क्या है तो बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा ना कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी और कांग्रेस सहित लगभग सभी राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं ने किया था, जिससे हिंदू मुस्लिम में जो है ना एकता में वृद्धि हुआ था, ना कि दूरी बढ़ी थी, इसलिए क्या है तो गलत है। डी क्या है तो गलत है। बाकी ए और बी और सी क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है ना किस वर्ष हुआ था बताइए। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो हुआ था किस वर्ष हुआ था बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी जो है 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि प्रादीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित है बताइए। क्वेश्चन करा कि प्रादीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित है, मतलब सही कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला उत्तर में क्या है तो उत्तर पश्चिमी विस्तार में क्या है अरावली पर्वत है, बिल्कुल क्या है तो सही है। उत्तर पश्चिमी विस्तार में अरावली पर्वत है, बिल्कुल सही है। पूर्वी विस्तार में क्या है मेघालय पठार है, बिल्कुल सही है। और दक्षिणी विस्तार में क्या है तो काडवम पहाड़ियाँ, ये क्या है बिल्कुल सही है। और पश्चिमी विस्तार में क्या है नल्ला मलाई रेंज है, ये क्या है तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 क्या है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें कि नल्ला मलाई जो रेंज है ना कौन सा विस्तार इसका है, इसका जो विस्तार है ना क्या है तो पठार के जो है ना मतलब नल्ला मलाई प्रादीपीय पठार के क्या है तो पूर्वी घाट में, क्या है तो पूर्वी घाट में, क्या हो जाएगा तो पूर्वी घाट में हो जाएगा, पूर्वी घाट में। ठीक है, पूर्वी घाट में है तो नल्ला मलाई रेंज क्या हो जाएगा पूर्वी घाट। उत्तर पश्चिमी विस्तार में क्या अरावली पर्वत है, पूर्वी विस्तार में बोलेगा मेघालय पठार है, दक्षिणी विस्तार में बोलेगा काडवम पहाड़ियाँ हैं, और पूर्वी घाट में बोलेगा तो क्या है नल्ला मलाई रेंज है, ना कि पश्चिमी विस्तार में, इसलिए क्या है 4 नंबर गलत है। इसलिए 1 2 3 क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। इस करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिए असत्य है। यहाँ भी देखिए असत्य पूछा है कि कौन सा कथन जो है ना गलत है बताइए। बोल रहा है हाँ भी कौन सा कथन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है हिमाचल हिमालय और शिवालिक के मध्य महत्वपूर्ण स्थल दून है, ये क्या है तो सही है। हिमाचल हिमालय और शिवालिक के मध्य महत्वपूर्ण स्थल दून है, सही है। और बृहद हिमालय की घाटियों में भोटे प्रजाति के लोग निवास करते हैं, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। और ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहा जाता है, ये क्या है तो गलत है। और अनेक तरह की फूलों की घाटी हिमाचल हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है तो गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि ऊंचाई पर जो स्थित घास के मैदान को जो है ना क्या बोलते हैं दुआर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो बुग्याल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, बुग्याल हो जाएगा, क्या होगा तो बुग्याल हो जाएगा, बुग्याल कहते हैं, क्या कहते हैं बुग्याल कहते हैं, ना कि दुआर कहते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करना है। निम्नलिखित नदी एवं सहायक नदी को सुमेलित करें। निम्नलिखित नदी एवं सहायक नदी को सुमेलित करें बताइए। बूढ़ी गंडक का जो सहायक नदी कौन सा है बताइए। बूढ़ी गंडक नदी का जो है ना सहायक नदी कौन सा है बताइए। तो बूढ़ी गंडक का कौन सा है तो मसान है, कौन सा है मसान है। और कौन कौन है मसान है, बलौर है, धनौती है। बताइए बागमती का कौन सा सहायक नदी बताइए। बागमती का बोलेगा तो कौन सा है बताइए, क्या हो जाएगा तो लखनदेई हो जाएगा, क्या होगा लखनदेई हो जाएगा। और कोसी का बोलेगा तो सहायक नदी कौन सा है तो कोसी बोलेगा तो क्या हो जाएगा तो कोसी नदी का जो है सहायक नदी हो जाएगा इंद्रावती, क्या हो जाएगा इंद्रावती। और महानंदा का बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा तो मेची हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 3 2 1। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है बताइए। वायुदाब में अचानक कमी आ जाना किसका सूचक माना जाता है बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तूफानी आने का जो है ना सूचक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है बताइए। क्वेश्चन करा है निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है बताइए, कौन सा महासागर में है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी, आर्कटिक महासागर में। किस में है तो आर्कटिक महासागर में है। तो आर्कटिक महासागर में सबसे बड़ा क्या है तो सबसे चौड़ा जो क्या है महाद्वीपीय क्या है तो मग्न तट है। ठीक है, याद रखिएगा। और वैसा समुद्री तट जो समुद्र के जल में डूबे महाद्वीपीय किनारों तटों के रूप में देखे जाते हैं, इन क्षेत्रों को जो है ना महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। ठीक है, मतलब कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 पर कह रहा है कि गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना मतलब असत्य है, मतलब गलत है। गेहूं की फसल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि गेहूं की खेती इसकी खेती के लिए जो है ना वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए, ये बिल्कुल क्या है सही है। और गेहूं मुक्ता जो है ना खरीफ फसल है, क्या है तो गलत है। गेहूं मुक्ता जो है ना क्या है तो रबी फसल है, क्या है तो रबी फसल है। ठीक है, ना कि खरीफ फसल है। और भारत में गेहूं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मैदान है, बिल्कुल सही है। और गेहूं की बुनाई के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ये भी क्या है तो सही है। तो सी भी सही है, डी भी सही है, और ए भी क्या है सही है। बी क्या है तो गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा खरीफ की जगह क्या होगा तो रबी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि चलवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली
मसाई जनजाति कहाँ की निवासी बताइए। मसाई जो जनजाति है कहाँ की निवासी बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, पूर्वी अफ्रीका का है। किसका है, तो पूर्वी अफ्रीका का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि अर्धगुच्छित बस्तियाँ निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से जो है ना पाई जाती है बताइए। अर्धगुच्छित बस्तियाँ निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के मैदान व राजस्थान में जो है ना व्यापक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट करा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न में से कौन सा जिला जो है ना सबसे बड़ा है बताइए। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ है। कौन सा जिला है, तो कच्छ है। चलिए आगे देखिए करा है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जो है ना लैगून झील है बताइए। इसमें बताना है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील है जो लैगून झील है बताइए। तो देखिए पहला है चिल्का झील। चिल्का झील क्या है, लैगून झील है, बिल्कुल सही है। और ये देखिए कह रहा है बुलर झील। बुलर झील क्या है, तो लैगून झील नहीं है। पुलिकट झील क्या है, तो लैगून झील है। वेम्बनाड झील बोलेगा तो क्या है, तो लैगून झील है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 3, 4 क्या है, तो चिल्का झील, पुलिकट झील और क्या है वेम्बनाड झील क्या है, तो लैगून झील है। ठीक है, तो चिल्का, पुलिकट और वेम्बनाड झील क्या है, तो लैगून झील है। और बुलर झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। और बुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। और यह सब भारत के क्या है, सबसे बड़े मीठे जल की क्या है, प्राकृतिक झील है। कौन सा झील है, तो बुलर झील है। ठीक है, याद रखिएगा। और पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। अब वेम्बनाड झील बोलेगा तो कहाँ है, तो केरल में है। कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई बताइए। निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई बताइए, किसका है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का है, असम का है, त्रिपुरा का है, मेघालय का और किसका है, तो मिजोरम का है। तो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य समूह की क्या है, सीमाएं बांग्लादेश से क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मरमरा सागर जो है ना जोड़ता है किसको बताइए। मरमरा सागर जो जोड़ता है किसको जोड़ता है बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एजियन सागर को जो है ना काला सागर से क्या करता है, तो जोड़ता है। तो मरमरा सागर एजियन सागर एवं काला सागर को क्या करता है, जोड़ता है। और मरमरा सागर पूछेगा तो कहाँ है, तुर्की में एक क्या है, अंतर्देशीय समुद्र है। यह तुर्की के एशियाई और यूरोपीय क्षेत्रों को क्या करता है, अलग करता है। और बेरिंग जल डमरू मध्य बोलेगा तो किसके बीच है, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के बीच है। डोबर बोलेगा तो उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल के बीच है। और फ्लोरिडा बोलेगा तो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो है ना कौन सी चोटी सबसे ऊंची चोटी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो है ना कौन सा चोटी सबसे ऊंची चोटी बताइए, क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, एजिंडा है। क्या है, एजिंडा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि कीमत सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। कीमत सिद्धांत को जो है ना क्या कहते हैं बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यष्टि जो है ना अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप क्या होता है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाजार की तरलता जो है ना बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर जो है ना लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती है किस पर बताइए। एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती है किस पर लगाई जाती है बताइए, क्या होगा। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के उत्पादन पर जो है ना एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। और सीमा शुल्क क्या है, तो आयकर मतलब क्या है, तो सीमा शुल्क क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी बोलेगा तो क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोलेगा तो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। और आयकर कैसे कर है, तो आयकर जो है ना प्रत्यक्ष कर है। निगम कर बोलेगा तो प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर बोलेगा तो क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे याद रखें कि सिंपल की एक्साइज ड्यूटी जो है ना किस पर लगाया जाता है, वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज जो है ना मतलब ड्यूटी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी बताइए। कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई बताइए, कौन सा योजना में। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, छठी योजना में जो है ना गरीबी उन्मूलन और क्या है रोजगार की वृद्धि की जो है ना बात किया गया था। ठीक है, तो छठी योजना
छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि था, और पहली बार गरीबी उन्मूलन का विशेष जो है ना जोड़ दिया गया था। और इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की क्या थी? प्राप्ति थी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जो है ना जानते हैं? बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताइए। डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की क्या है? प्रसिद्ध कलाकार थी? बताइए। रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? बताइए। किसकी है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, भरतनाट्यम की है। किसकी? भरतनाट्यम की है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब जो है ना 80% है? बताइए कौन सा राज्य में है? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। कहाँ है? तो पंजाब में। ठीक है। और कितना है? तो 31 जो है ना 9% है। कितना? 31.9% है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या है? बताइए। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होना? मुसीबत आना। नेक्स्ट कह रहा है कि समास का विलोम शब्द क्या है? बताइए। समास का जो विलोम शब्द है क्या है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो ब्यास है। क्या है? तो ब्यास है। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध नहीं? यहाँ पे नहीं पूछा कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और बताइए इसमें गलत कौन सा है। मतलब शुद्ध 3 मतलब क्या है? तो शुद्ध है, और एक क्या है? तो अशुद्ध है। बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। विष्णु के अनेकों नाम है, ये क्या है? तो क्या है? तो अशुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा? विष्णु के जो है ना अनेक नाम है। यहाँ अनेकों नहीं होगा, क्या होगा? विष्णु के अनेक नाम है, तब क्या होगा? तो शुद्ध होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 कर रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट। बताइए क्या होगा? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्सीडेंट। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना कब लागू हुआ था? बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ल्ड गिवन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। देयर रिलेशनशिप इज क्यूट। खालिस्तान क्या है? कॉर्डियल। बताइए क्या होगा? देयर रिलेशनशिप इज क्यूट। बताइए क्या भराएगा? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। क्या होगा? तो वार्म हो जाएगा। इस कह रहा है कि किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर ने आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में जो है ना शेर की जगह ली? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर ने आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर की जगह ली? बताइए कौन सा वर्ष लिया? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 1972 में। कौन सा वर्ष? 1972 में। इस कह रहा है कि बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। किस वर्ष बिहार ने आधिकारिक तौर पर उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार जो है ना भारत का पहला राज्य है जिसने उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। किस वर्ष बिहार ने आधिकारिक तौर पर उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था? बताइए कौन सा वर्ष था? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1981 का वर्ष था। कौन सा? 1981 का वर्ष था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द फ्लोइंग। राइजिंग क्या है? तो राइजिंग एयर क्या है? टेम्परेचर्स। खालिस्तान द क्या है? द फिजिकल नेचर ऑफ आवर क्या है? तो ओशियंस। बताइए क्या होगा? कह रहा है कि राइजिंग एयर टेम्परेचर खालिस्तान द फिजिकल नेचर ऑफ आवर ओशियन। बताइए राइजिंग एयर टेम्परेचर्स। बताइए क्या होगा? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, इफेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ से जो है ना मैथ और रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम ना बता दे रहे हैं। देखिए 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा, 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10%। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 252।
तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सभी से जो है ना रिक्वेस्ट है कि क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं उनके पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर पहुँचाइए। बहुत लोग को जो है ना अच्छी क्लास नहीं मिल पाता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सभी के पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग जो है ना बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग सभी क्लास को देखा कीजिए। आपको जो है ना सभी क्लास आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि बिहार दरोगा में अगर क्लास आया तो बिहार दरोगा का नहीं देखेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करिए लास्ट में कि आप लोग का कितना 100 में मार्क्स आया। और सभी लोग जितने लोग नए लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।